हाँ जी, बताओ जी, क्या था उमर? तो क्या था उमर? हाँ, क्वेश्चन क्या था? बोलो जल्दी बोलो, फिर आगे निकलते हैं। आज तो मेजर चंक निकलेगा। ठीक है जी, एक एलसी अपॉइंट कर दिया है, क्या काम करने के लिए? ऊपर भी है क्या? यही। हाँ जी, बताओ जी। इलेक्शन डिस्प्यूट, रिपोर्ट दबा दिया क्या? अच्छा। हाँ जी, इलेक्शन डिस्प्यूट है। ठीक है जी, कोर्ट ने एलसी अपॉइंट कर दिया है। ठीक है जी, किस लिए? भाई वोटों की गिनती कर ले। ठीक है जी, स्क्रूटनाइज कर ले। ठीक है जी, और रिपोर्ट बना के सबमिट करा दे कोर्ट। यस। नो। यस। यस यस। हाँ जी। नो। 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 बेटी। हाँ जी। हाँ जी। वाई यस? यस क्यों? हाँ, इलेक्शन डिस्प्यूट है, ठीक है। हम्म। एक 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 करके दो, ये तो क्वेरी वो हो जाएगी। हाँ जी, आप बताओ पहले। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। इलेक्शन इलेक्शन का केस है। हाँ। हम हाइपोथेटिकल नहीं करेंगे, इलेक्शन हम वही जो जो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, हाँ जी, बताओ, आप बताओ। आपने आपने यस बोला, आपने तो नो बोला मेरे को। आपने तो यस बोला है। हाँ, तो मतलब यस का भी यही है, नो का भी यही है। नहीं समझा मैं। एलसी का काम नहीं है, ठीक है जी, हाँ जी, बताओ। हाँ जी, बताओ। दस भी क्या? मिनिस्ट्रियल है। हाँ ठीक है, मिनिस्ट्रियल है। सिविल जज जूनियर डिवीजन थोड़ी ना करवाएगा। कोर्ट तो आपको सोचनी पड़ेगी। कोई ये सोच के बैठा होगा हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और उसके ऊपर सीपीसी लगा रहे हैं, ये फिर उसकी खुद की जिम्मेदारी है। ऐसी बस वही चलाए। सही। सिंपल है। आओ जरा इस सवाल की जांच, इस सवाल का जो आंसर है दूसरे होमवर्क में खोजते। ठीक है, ध्यान रखो, जैसे मैं कल आपको बता रहा था, जिन जिन स्टेट के अंदर जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन आता है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चंस में से एक है सिविल में। आपको फैक्ट्स बता देंगे, ठीक है जी, और आपको बोल देंगे भाई एलसी की एप्लीकेशन लगी है, डिसाइड। अब आपको डिसाइड करनी हो। डिसाइड का मतलब या तो आप उसको अलाउ करोगे या फिर उसको रिजेक्ट करोगे। अलाउ कर रहे हो तो रीजनिंग, डिसअलाउ कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो तो रीजनिंग। ठीक है जी, सिंपल। डन। चलो जी, आओ जरा दूसरे नंबर पे देखते हैं। ये क्या था? प्लेंटी वर्सेस। ठीक है जी, एलसी अपॉइंट कर देती है कोर्ट को। क्या प्लेंटिफ क्या बोल रहा है कि देखो ये डिफेंडेंट के कब्जे में ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है जी, कोर्ट ने एलसी अपॉइंट कर दिया, क्या जाओ और डी के कब्जे से ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करो
और कोर्ट में सबमिट करो, यानी रिपोर्ट सबमिट करो। रिपोर्ट मैंडेटरी है एलसी के ऊपर या ऑप्शनल है? मैंडेटरी है। चलो ठीक है, अब सीधी सिंपल सी बात बताओ, यस नो। एक सवाल के जैसे आप बताओ, ये आप एलसी की एप्लीकेशन अलाउ कर रहे हो या डिसअलाउ कर रहे हो? यस, एक यस आ गया। नो, एक नो। नो 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 नो। लक्ष्य नहीं लगी थी क्लास, और बस कोई बखूबा नहीं, ऐसे चलता है सीनियर सीनियर जूनियर का। हाँ, तो जवाब तो बता दे। नो, क्लास लगाई थी। ठीक। हाँ जी। नो क्वेश्चन। जेटी बता दिया कि अरे यार तो सारे खैर, सारे खार खा रहे आते क्लास में। तो नो में कोई बात ना, कंजक ना जिम्मे तुम बता दी तुमने, बता नो ही बताया क्या? चलो हाँ जी, वाई एस। 151, 151 क्यों डाल रहे हो? 151 की क्वेरी है ही नहीं। देखो, जिस चीज के लिए आपके पास प्रोविजन है आप क्यों जाओगे 151 में? आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। 151 तो वहां छेड़ोगे जहां आपके पास प्रोविजन नहीं। ऐसी कहां पॉइंट होगा? 75, 76, 70, 78। ठीक है जी। या फिर ऑर्डर 26 में। 151 में जाने की जरूरत ही नहीं है। 151 का रास्ता नहीं है। जिस जिस रेमेडी का प्रोविजन है 151 का रास्ता ही नहीं है। ठीक हो गया? चलो जी, डन। सही। और कोई रीजनिंग नदीप? वाई नो? अच्छा, डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन के लिए, डॉक्यूमेंट की रिकवरी के लिए। ठीक है, सही है। हाँ जी। हाँ। ना, 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 उसमें तो जा रहा है। देखो इलेपिज्म में तो आ रहा है। पढ़ो। डॉक्यूमेंट ओनली, ओनली डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किस लिए यूज होते हैं कोर्ट में? इलेपिज्म में नहीं आएगा। हाँ, एग्जामिनेशन के लिए चाहिए या। ठीक है जी। और अपना, अब क्या है कि अकाउंट, जैसे अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट का मीनिंग सिर्फ खाता लगाना। ठीक है जी। इस क्लास के अंदर बैठे हो, हर एक का अकाउंट चल रहा है। पढ़ाई का भी अकाउंट चल रहा है, अच्छा फीस का भी अकाउंट चल रहा है। यस नो? ठीक है जी। एक रीजनिंग काट रहा हूं मैं, एक रीजनिंग में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक रीजनिंग काट रहा हूँ। हाँ जी, लक्ष्य क्या लगता है? मतलब किस में फोर नहीं हो रहा? चलो जी, और बताओ विकास। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है जी, मान लेता हूँ मैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। हाँ जी। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, मतलब हमको जरूरत नहीं है। चलो ठीक है जी। हाँ जी, बताओ। प्लेंटिफल? ना, ये नहीं मानता। हाँ जी, भूषण जी बताओ। इसमें फोन नहीं कर रहा। हाँ। देखो, वो तो प्रोसीजर है, जिस समय जो डॉक्यूमेंट कोर्ट ने मांगा है वो तो उसी समय देना पड़ेगा। अगर बाद में आप दोगे, बाद में अगर आपको देना पड़ेगा तो फिर कोर्ट आपसे तो डॉक्यूमेंट पकड़ेगा। और जा तो कुछ भी सकता था, पर सवाल तो आपके सामने है ना। क्या मान लो क्वेश्चन आगे तो ये लिखोगे, रीजनिंग लिखोगे? ठीक है ना। बात जो सवाल है उसको डिसाइड करनी।
गलत हो ही रहा है, पता है गलत हो ही रहा है, बट इसको आप जस्टिफाई करोगे। हाँ जी, और बताओ और कौन रह गया? हाँ हाँ जी, हाँ जी, जेटी कट कॉपी, तेरा कट कॉपी मिलता है। देखो, ये जो तीन रीजनिंग आई हैं, ठीक है जी, ये रीजनिंग चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं, बट आप इसको एग्जाम में नहीं लिखोगे। एग्जाम में आप लिखोगे कि एलसी कभी भी, लिख लो ये, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नहीं अपॉइंट हो सकता। एक सेकंड, बताओ जी, एलसी की रिपोर्ट एविडेंस होती है या एविडेंस नहीं होती? यस, यस, दो यस आ गई, आपकी आ गई, हाँ, यस, 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 हाँ जी, आपसे, हाँ जी, यस, हाँ जी, कोई है जो बोले? नो, कैसे भाई एविडेंस? कल आपने पूछा कि ये जो रिपोर्ट है, आप ही का सवाल था, ठीक है जी, ये प्राइम ऑफिसाई एविडेंस मान लेगी इसको, ठीक है जी, ये पर से एविडेंस थोड़ी ना है, रिपोर्ट। अगर इसको पर से सिर्फ प्राइम एफएसआई और पर से एविडेंस की बात हो रही है, पर से एविडेंस मान ले, तो हर एक सिविल केस के अंदर ये तो मैंडेटरी हो जाएगा, एक एलसी अपॉइंट करो जो और क्या है फील्ड पे भेजो, उससे एविडेंस एड्यूस करवाओ, ठीक है जी, केस डिसाइड कर दो। देख लो, शॉर्टकट। एलसी का काम जो कोर्ट उसको बोले इंस्पेक्ट करने का, एग्जामिन करने का, अकाउंट खंगालने का, ये जो इलेपिज्म में आपने पढ़ा है, ये काम करने का है ड्यूटी, ठीक है जी। इसके ऊपर सिर्फ जो पावर्स हैं और जो इंस्ट्रक्शन कोर्ट वो ओनली, ठीक है जी। इट इज द प्रोसीजर कि उसको जो भी सबमिट करना है एलसी को, वो वाया रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट सबमिशन में दिक्कत ना आए इसलिए प्रोसीजर बना दिया क्या कि प्राइम ऑफिसर एविडेंस है, यानी कोर्ट के सामने जब सवाल आएगा कि जी आप ये रिपोर्ट क्यों आप सबमिट कर रहे हो, आप ये कोर्ट की फाइल के अंदर आप ये रिपोर्ट क्यों रख रहे हो, ठीक है जी, तो फिर क्या करेंगे जज साहब या फिर अपोजिट काउंसिल क्या करेगा, प्रोविजन दिखाई देगा, देखो जी लेजिस्लेशन में लिखा है कि प्राइम ऑफिसर एविडेंस है, यानी इसको जज साहब की रिपोर्ट के ऊपर रखने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, उस केस के अंदर एविडेंस नहीं है ये, ठीक हो गया। सेम चीज का दो जगह पे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो, अलग अलग उत्तर है, एविडेंस नहीं है, सिंपल हो गया। कोर्ट के सामने एक सवाल आ गया, ठीक है जी, एक सर्कमस्टांस, एक मुहूर्त ऐसा आ गया, ठीक है जी, कि फील्ड में जाके कुछ काम करने की जरूरत पड़ रही है, तो एक एलसी अपॉइंट कर दिया, एलसी काम कर देगा, इलेपिज्म से बाहर नहीं है कुछ भी उसके हाथ में। और एविडेंस तो अड्यूस करने के लिए, मेन पॉइंट, एविडेंस अड्यूस करने के लिए और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कभी भी एलसी अपॉइंट नहीं करा जाता। अगर सवाल ये आएगा, जिस किसी भी स्टेट में जाके आप लिखोगे जिसके अंदर जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग का आता है क्वेश्चन, ठीक है जी, अगर एलसी में से आ रहा है तो इसी ग्राउंड के ऊपर पास फेल करोगे आप, ठीक है। है जी, ये ये 75 में लिखा हुआ है,
इलेपिज्म में लिखा हुआ है। डन। आप बताओ नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। अभी अभी आपने डिसाइड करा है कि एलसी कभी भी एविडेंस कलेक्शन के लिए, भाई वहां एविडेंस पड़े ले भाई एक एलसी पॉइंट करो जा लिया, नहीं बायस हो जाएगा। कोर्ट ने तो अपनी समझ में भाई बहुत बड़ी एलसी अपॉइंट करा, लेकिन बाहर किस पार्टी ने रखा है, किस पार्टी ने उसको एड्यूस करवाया, किस पार्टी कोई पार्टी क्या चमत्कार करी, नोबडी नोस। समझ पा रहे हो? सिंपल है चीज। ठीक है जी, ये पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जाओ उसके पास डॉक्यूमेंट रखे, वो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट एविडेंस है इस केस में, इस केस में वांछनीय है डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, जा तू लेके आ। इसके बाद आपकी रीजनिंग काम आएगी कि भाई नोटिस है तो सही, ये तो पार्टी का काम है, नोटिस एड्यूस करवाए। ठीक है जी, और कोई बात नहीं है अगर वो डिफेंडेंट नहीं दे रहा वो डॉक्यूमेंट तो सेकेंडरी लग जाएगा, जरूरी थोड़ी ना कि प्राइमरी लगाओगे आप, सेकेंडरी लग जाएगा। वो तो कोर्ट और डिफेंडेंट के बीच की बात हो जाएगी। मान लो डिफेंडेंट ने आज मना कर दिया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अपोजिट पार्टी यानी प्लेंटिफ ने क्या लगा दिया, सेकेंडरी फोटोस्टेट कॉपी लगा दी है। ठीक है जी, और क्या है, बाद में जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का समय आया तो वो डॉक्यूमेंट ले आया, फिर कोर्ट हाथ नहीं लगाएगी। ये तो प्रोसीजर की बात है, बट कोर्ट ऐसे काम नहीं करवाएगी कि आप जो है एविडेंस, क्योंकि ये तो सरासर तो वो हो जाएगी, बायस हो जाएगी कोर्ट। देखो भी प्लेंटिफ की मदद करने के लिए जज साहब ने एलसी अपॉइंट कर दिया, डिफेंडेंट पार्टी की तरफ से क्या जाएगा। ठीक है जी, न्याय के ऊपर पर से उंगली उठा देगा वो। ठीक है जी, समझ रहे हो? ठीक है जी, जब प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो कई एडवोकेट्स को देखोगे आप जो जनरली जो होते हैं, जो एडीजेस वगैरह सीजीएम वगैरह होते हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए बता देता हूँ, जो कोर्टों के बाहर खड़े रहते हैं और कोर्टों से बेसिकली रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जी फलाने की कोर्ट में चला गया जी, वो मेरी फाइल खराब कर देगा, वो समझदार नहीं है, आप प्लीज हटा लो, आप ये फाइल हटा लो। समझ पा रहे हो? सिंपल। अब इसी ग्राउंड के ऊपर ये वाला सवाल डिसाइड करो। हाँ जी, वोटों की गिनती करनी है। ये सवाल समझ में आ रहा है ना? वोट काउंटिंग करनी है, एलसी अपॉइंट कर दें, यस नो, नो नो, दो आवाज आई नो, नो 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 नो, नदीप यस, नो नो, हाँ जी यस, वाई नो, कैसे, कैसे एविडेंस कैसे कलेक्ट हुए, चलो बताओ आपने हाइपोथेसिस में क्या केस डेवलप किया अपने माइंड में। नॉट नो इंस्पेक्शन, वोटिंग काउंटिंग ओनली, इंस्पेक्शन क्यों लगा रहे हो, कहाँ लिखा है इंस्पेक्शन। काउंटिंग, बताओ क्या सवाल डेवलप किया। सिर्फ एविडेंस वाला ये कि ये एविडेंस कलेक्शन है जो पुलिस के लिए, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि आपने ऐसा माइंड में क्या सवाल सवाल डेवलप किया है जिसके अंदर वोट काउंटिंग एविडेंस है। चलो, हाँ जी, स्क्रूटनाइज करना भैया, स्क्रूटनाइज करना है वोट्स को या फिर वोटर्स को। एलसी अपॉइंट हो सकता है, यस नो, यस 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 यस, कोई नो वाला है, आप हो नो, कोई नो वाला है क्या। एब्सोल्युटली नॉट, इधर एब्सोल्युटली यस, उल्टा कर दिया।
वोट काउंटिंग है, सिर्फ गिननी है, वोट बनानी नहीं है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, आपने ऐसा क्या केस बनाया अपने माइंड में जिसके अंदर वोट काउंटिंग जो है वो एविडेंस है? तो कोर्ट में आ तो गया केस, कोर्ट में तो आ गया ना। लेट से चलो आपने ज्यादा से ज्यादा क्या केस बनाया होगा, ज्यादा से ज्यादा ये केस बनाया होगा भाई, दो कैंडिडेट आए होंगे, वो बोलता होगा मैं जीता हूं, ये बोलेगा मैं जीता हूं। ठीक है जी, सही, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, वोट काउंटिंग करवाएंगे, हाँ के ना, वोट काउंटिंग करवाएंगे, हाँ के ना। सोचा सिंपल यही है, इसके अलावा कुछ और भी करवाओ क्या? डांस कंपटीशन कराओगे उनका, टेस्ट लोगे कि चलो जाओ फिर टीम बैठो, समझ पा रहे हो? ठीक है जी, एक एलसी अपॉइंट हो जाएगा, वो मौके पे चला जाएगा, ठीक है जी, और जो भी बैलेट बॉक्स के अंदर वोट पड़ी हुई है वो उनको काउंट कर देगा, वो सिर्फ गिनती बताएगा, एविडेंस बना रहा है वो नहीं, सिर्फ गिनती कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। ठीक हो गया? यस, स्क्रूटनाइज कर रहा है वोटर्स को। ठीक है जी, स्क्रूटनाइज करने का मतलब क्या होता है? जांच कर रहा है। ठीक है जी। सेम केस, भाई प्लेंटी बोल रहा है मैं जीता हूं, डिफेंडेंट बोल रहा है मैं जीता हूं, ठीक है जी, कोर्ट ने एलसी अपॉइंट कर दिया, जा तू माइक और कैमरा ले जा, लोगों से पूछ, जा उनको स्क्रूटनाइज कर। नो, ठीक है जी। चलो अभी जो ये जो वोट वगैरह का इशू चल रहा है, ठीक है ना, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी के वोट काट रहे हैं लोग, गवर्नमेंट काट रही है, लेट से इलेक्शन के बाद ये वोट कटे, ये काम इलेक्शन के ठीक बाद हो, इलेक्शन हो गए खत्म, अभी बस अभी वोट डली है अगले दिन। सोचो, जो रिजल्ट रहेगा वो रिजल्ट का क्या हाल होगा, समझ पा रहे हो? ये हो गया एविडेंस, आप फील्ड के ऊपर चकमक पत्थर घिसा रहे हो आपस में, ठीक है ना, चिंगारी चल रही है जिसमें से, ठीक हो गया? ये स्क्रूटनाइज करना, वोटिंग के मामले में वोटर्स को स्क्रूटनाइज करना, एविडेंस एड्यूस करना होता है, सिर्फ वोटों की गिनती करना, वोट तो डल चुकी हैं। ठीक हो गया? सिंपल, वोटों की गिनती करना, और यूं सोचना कि एलसी खुद जाके एक दो तीन तीन चार चार कर रहा है, ठीक है जी, अब वो मशीन में है, ठीक है जी, वो क्या है, सीधा सिंपल फोटो खींच लेगा, रिपोर्ट बना लेगा, और जो भी मशीन के ऊपर ऑपरेटर बैठा होगा उसके साइन सिग्नेचर करवा लेगा, बस बन गई रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बना के सबमिट करवा देगा। यस नो? ये ध्यान रखना, एविडेंस एड्यूस करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एलसी अपॉइंट नहीं करेगी। लेट से कभी भी एलसी की एप्लीकेशन आती है अपॉइंट करने की, तो उस पर ऑब्जेक्शन ही यही आता है कि जी इससे तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आपने अपॉइंट कर दिया है। जैसे ही जज साहब के कानून में बात पड़ेगी कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, उसी समय वकील साहब से पूछेगी हाँ जी आप कैसे कह रहे हो, जी एविडेंस है आप, सीधी सिंपल सी बात है, किसी के पास हो आप मंगवाओ ना, नोटिस डाल दो उसको, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, अपना भुगतेगा। आप कोर्ट की तरफ से आपका मतलब कुछ ज्यादा ही आ रही है क्या उस तरफ, प्लेंटिव की तरफ या डिफेंडेंट की तरफ, आप तो बायस हो, ठीक है ना? कोर्ट पे लांछन आ जाएगा, और कोर्ट बेसिकली थ्रू आउट जब तक केस चलेगा, ठीक है, जब तक वो जज जिएगा तब तक उसके ऊपर यही लांछन नहीं पड़ना चाहिए बस कि ये बायस है, ये बिका हुआ है ना? सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को छोड़कर सारे जजों की जिंदगी हराम हो जाती है। ठीक हो गया? चलो आ जाओ आगे, सेक्शन पे आ जाओ। सेक्शन 79, बताओ जी।
क्या सरकार के अगेंस्ट में कोई सिविल सूट हो सकता है? सिविल सूट, रिट, पीआईएल, ये नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, सिविल सूट। सही बात है। आओ जी, क्या कोई सिविल सूट गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ हो सकता है? चलो ठीक है, आओ सेक्शन 79, हेडिंग पढ़ लो ऊपर जरा। सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अंडरलाइन, ऑफिशियल कैपेसिटी में उनसे कुछ हो गया है, ठीक है जी, जिसके अगेंस्ट में या फिर वो पब्लिक ऑफिसर जो है वो खुद केस कर रहा है। डन। सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट as the case may be shall be in the case of a suit by or against the central government the union of India। yes, पार्टी बनाएंगे, हमने केस पढ़े ना, फलाना फलाना वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फलाना फलाना, है ना। चलो जी, इन द केस ऑफ ए सूट बाय और अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट ऑफ हरियाणा। डन, बहुत सिंपल है। 79, ठीक है जी, 80 से 80 पे आ जाओ, नोटिस स्टार लगा लेना जरा। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 2। देखो जी, थोड़ा सा एक बार पिक्चराइज कर लेते हैं। ये लो जी, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, बस आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूं। देखो जी, कोई सिविल सूट करना है अगेंस्ट में, ठीक है, गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या स्टेट हो, ये सवाल नहीं है। सिंपल, यस नो। चलो देखो जी, दो ऑप्शन है, या तो अचानक ही जैसे, या फिर जैसे प्रोसीजर है कि भाई जब प्लेंटिफ की इच्छा होगी, ठीक है जी, तब उठा के वो सिविल केस डाल दे। नंबर 1 सिनारियो, ठीक है जी। नंबर 2, ना, पहले आप नोटिस दोगे राइटिंग में, किसको, उस ऑफिस या फिर ऑफिसर को, ठीक है जी। उस नोटिस में टाइम दोगे, और जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तब केस करोगे। ये लो जी, सिविल सूट अब होगा, ठीक है जी। कौन सा प्रोसीजर आपको सूटेबल लगता है? नोटिस वाला, नोटिस वाला, क्यों? यस, जब नोटिस से काम हो जाए, केस क्यों डालें फिर, क्यों कोर्ट को तंग करें? सही, ये ठीक ऐसे ही है। शहर के दो भिखारी हैं, ठीक है जी, मंदिर के साइड में रहते हैं,
आज मंदिर में लंगर लगा हुआ है, लेकिन ये पट्टे दोनों रेलवे स्टेशन गए हुए हैं भीख मांगने के लिए। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब लंगर लगा होता जब भीख नहीं मांगते। ठीक हो गया? नोटिस जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में नोटिस जाएगा, उस डिपार्टमेंट में जाएगा, उस डिपार्टमेंट का हेड जो है इस बंदे को बुलाएगा जिसने नोटिस लिखा है। ठीक है जी, उससे पूछेगा, ठीक है जी, बताओ जी आपकी ग्रीवेंस क्या है, आपको क्या कष्ट है, आपने क्यों नोटिस दिया है। ठीक है जी, वो अपना कष्ट बताएगा। ठीक है जी, ऑफिसर बोलेगा बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, ये लो जी, क्या चाहिए आपको, कैंसिल करना है, ये लो जी कैंसिल, क्या करना, अलाउ करना है, ये लो जी अलाउ, डन। ध्यान रखो, आपने 79 की हेडिंग में पढ़ा है क्या है, ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया है। ये अपना कोई पर्सन थोड़ी ना काम कर रहे हैं, जो ऑफिस का काम है वही कर रहे हैं। सही, तो नोटिस दो, क्या पता आपको कोर्ट भी जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक हो गया? अब बेसिकली आपने नोटिस की ये मियाद ही आपने जो है बेसिकली ये रखनी है। ये मेंस में भी आ जाता है सेक्शन 80। ठीक है ना? अच्छा, डिक्टेशन कोई है नहीं, सिंपल सिंपल सेक्शन सेक्शन और कुछ नहीं, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है इसको। सही, ये समझ में आ गया ना, ये पॉइंट अचानक नहीं डलेगा गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ। डन, चलो। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, नो सूट, नो को जरा बॉक्स कर लेना, shall be instituted against the government including the government of the state of Jammu and Kashmir और against, ये जो बिल्कुल नया है उसमें भी ये लिखा हुआ क्या, चेंज तो नहीं हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट जो है। अगर नहीं दिख रहा हो तो अपना चला लेना, ठीक है ना, आज बादल वगैरह तो अंधेरा होगा, अपना लाइट वगैरह ऑन कर लेना अगर करना है तो। आओ जी, shall be instituted against the government including the government of the state of Jammu and Kashmir or against a public officer in respect of, अंडरलाइन करो, पब्लिक ऑफिसर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting to be done by such public officer in his official capacity, अंडरलाइन ऑफिशियल कैपेसिटी, अपना कोई पर्सनल काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी, चलो जी, until the expiration of 2 months, अंडरलाइन बॉक्स, 2 महीने, कब, नेक्स्ट आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड टू और लेफ्ट एट द ऑफिस। दो मंथ का टाइम है। यहां पे आपने प्रोविजन में क्या पढ़ा कि कोई भी सिविल सूट नहीं जाएगा पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ जिसने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम किया है। ठीक है जी, कब तक नहीं जाएगा, जब तक 2 महीने ना गुजर जाए, उसको नोटिस डिलीवर हुए या उसके ऑफिस में छोड़े हुए। ठीक है जी, सिंपल पॉइंट, डन। ठीक, आगे लेफ्ट एट द ऑफिस ऑफ, इन केस, यदि यह सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक्सेप्ट वेयर इट रिलेट्स टू रेलवे, रेलवे को छोड़कर, अ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, उस मंत्रालय के सेक्रेटरी को, जो भी सेक्रेटरी ऑफिस होता पता होगा ना, ठीक है जी, वहां पे आप नोटिस छोड़ दो। डन, चलो जी। In the case of a suit against the central government where it relates to the railway, the general manager of that railway, अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सूट करना चाहते हो तो आपको 2 महीने प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। वो नोटिस कहां दोगे आप, वो जनरल मैनेजर के नाम। रेलवे के अलावा अगर कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑफिस है, तो फिर सेक्रेटरीट ऑफ दैट डिपार्टमेंट, जैसे बिजली है तो बिजली मंत्रालय का सेक्रेटरीट, वहां छोड़ोगे आप। वो भी कब, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर सेंट्रल ऑफिसर या सेंट्रल सर्वेंट हो। ठीक है ना। बीबी, इन केस ऑफ द सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे लिखा हुआ है क्या,
द चीफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और एनी अदर ऑफिसर अथोराइज बाय द गवर्नमेंट इन द दैट बिहाफ। ठीक है जी, छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना इसमें। इन द केस ऑफ सूट अगेंस्ट एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट और द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और को सर्कल कर लेना। अगर स्टेट ऑफिसर के खिलाफ है तो ऐसे ही, जैसे सेंट्रल के अंदर मंत्रालय होता है ऐसे स्टेट में भी मंत्रालय होता है, तो अलग अलग मंत्रालय में जो भी रहेगा कंसर्न उसमें। ठीक है जी, इसमें रेलवे नहीं लिखा, यस रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। ठीक है जी, या फिर कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का, कौन, एसडीएम, एसडीओ, एसडीएम। ठीक है जी, चलो। And in the case of public officer delivered to him or left at his office stating the cause of action, the name, description and place of residence of the plaintiff। बिल्कुल सही बात है। और यूं नहीं है कि सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी छोड़ दोगे, रंगदारी नहीं मांग रहे उससे, ठीक है ना, उसके ऊपर अपना नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ आप लिखोगे। एंड द रिलीफ विच ही क्लेम्स, और अपना रिलीफ भी लिखोगे, अपना ग्रीवेंस भी लिखोगे कि मेरे को क्या कष्ट है, मेरे को क्या दुख है, और अपना रिलीफ भी लिखोगे। एंड द प्लेंट शेल कंटेन अ स्टेटमेंट दैट सच नोटिस हैज बीन सो डिलीवर्ड और लेफ्ट, और अगर फिर भी यह आपका जो क्लेम है ये अनसेटिस्फाइड रह जाता है तो आप बेसिकली क्या है, प्लेंट डालोगे, और फिर प्लेंट के अंदर ये लिखोगे आप कि जी जो नोटिस की रिक्वायरमेंट थी ना जी वो हमने पूरी करी है। ठीक है जी, नोटिस मेंशन करोगे और नोटिस की कॉपी लगाओगे, अटैच करोगे प्लेट के साथ में, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया, चलो। दो, अ सूट टू ऑब्टेन एन अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ, एक सूट है किस चीज के लिए, तुरंत या फिर बिल्कुल तुरंत, ये दोनों गाएगी, रिलीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और एनी पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट purporting टू बी डन बाय सच पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी मे, अंडरलाइन मे, बी इंस्टीट्यूटेड विद द लीव ऑफ द कोर्ट। नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजने के बावजूद भी आप क्या है, कोर्ट की परमिशन मांगोगे, लीव लोगे आप, विदाउट सर्विंग एनी नोटिस, कब के, विदाउट सर्विंग ऑफ नोटिस एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1, but the court shall not grant relief in the suit whether interim or otherwise except after giving the government or public officer as the case may be reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief prayed for in the suit। बिल्कुल सही बात है जी। आओ जरा क्या लिख रहे हैं इसके अंदर, सेक्शन 80, 80 से ना याद रखना, नोटिस 80 घाट का नोटिस, टू मंथ्स प्रायर। ठीक है जी, लेकिन अगर आपका सूट अर्जेंट नेचर का है, इमीडिएट नेचर का है और आप विदाउट नोटिस प्लेंट फाइल करना चाहते हो, कोई बात नहीं, कोर्ट की लीव लोगे आप, कोर्ट से छूट करवाओगे आप। ठीक है जी, यानी इसके लिए भी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आपको। चलो जी, 80(2) की एप्लीकेशन लगाओगे, 80(2) की एप्लीकेशन पर भी यानी कोर्ट आपको जब छूट देगा, जब उस पब्लिक ऑफिसर को बुला के उससे शो कोज ना ले ले। ठीक है जी, शोकोज मतलब क्या, तेरे को पहली अपॉर्चुनिटी दे दें क्या, कोर्ट में केस डालने की बजाय मैं सीधा तेरे पास भेज देता हूं, ठीक है जी, इसका जो रिलीफ है देख लोगे क्या। हाँ जी देख लेंगे जी, हमारे पास तो नोटिस ही नहीं है, हम तो वैसे भी देख लेते। कोई भी सरकारी दफ्तर सोचो, कोई भी सरकारी दफ्तर ऐसा है जिसके अंदर पब्लिक डीलिंग का काम ना होता हो, जैसे इंटेलिजेंस वाले, सही बात है, इनको हटा दो इसलिए। ठीक है, ये पब्लिक डीलिंग के लिए होते भी नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और ध्यान रखना इनके ऑफिस तितर भीतर यहां वहां नहीं मिलते, इनके ऑफिस भी नहीं पता आपको कहां है। ठीक है, वो मत बोलना वो सचिवालय का उधर है आईबी के कहां है, मैंने कब कहा है, मैंने आपको ये कहा था कि ऑफिसेज नहीं होते इनके,
वेयर हाउस भी नहीं होते, ये कहीं भी हो सकते हैं। मेरा एक जानकार है, ठीक है जी, वो रोहतक का ही है, लोकल है, ठीक है जी, और वो उसके अंदर है, RNAW के अंदर है, और IB वगैरह ये मिलके ही काम करते हैं बेसिकली सारे के सारे, ठीक है जी। उसकी पोस्टिंग फिलहाल कहाँ है, इस उसकी पोस्टिंग मैं स्टेट थोड़ा सा बदल देता हूँ, ठीक है ना, काम का, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है और बहुत लाइफ का बहुत खतरा होता है, ठीक है जी। उसकी ड्यूटी है झारखंड में, रांची, रांची कैपिटल, ठीक है जी। और कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, बस एक रूम ले रखा उसने किराए पे, रेंट पे, ठीक है जी। और वो क्या है, सर्वे और डाटा वगैरह बनाने का काम करता है, ठीक है जी। अपना डाटा वगैरह कलेक्ट करता है, ऑफिस में बैठता है, अपना ऑफिस उसका ऑफिस है, वो उसका घर नहीं है, ठीक है जी। बट क्या अकेला रहता है, ठीक है जी। हेडक्वार्टर होते हैं, और वहां तो आम आदमी का तो आना जाना ही नामुमकिन है। कॉन्फिडेंशियल क्या है फिर, कोई भी मार दे इनको, ऑफिस नहीं होते, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, ये कॉन्फिडेंशियल ऑफिस जिनके बेसिकली ऑफिस होते ही नहीं है। ये बॉलीवुड छोड़ दोगे, वो दिखा रहे हो एक वो उसके अंदर बैठे हो, ऑफिस के अंदर वो बाज उड़ रहा है, वो भिचो 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 वो चला रहे हैं, ठीक है जी। फिर वो अगर वो नॉर्मल स्पाई होता है तो वो देशभक्ति का काम करता है, अगर वही स्पाई अगर सलमान खान होता है तो वो फिर एक वो ISI के एजेंट को पटाता है, फिर वो प्यार के चक्कर में गद्दारी करता है, फिर टाइगर पा गया, खू गया, स्पाइस जो भी, छोड़ दो, ठीक हो गया। क्या भाई तुम्हारे पास भेज दे क्या, देख लोगे क्या इसको, हाँ जी भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे, ठीक है जी, डन। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई लीव देने की आवश्यकता नहीं, इसको वहीं रेफर कर देते हैं, तो लीव नहीं देंगे, उसको सजेस्ट कर देंगे भाई चला जाए वहां पे, ठीक है ना, और वहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे क्यों लिटिगेशन बढ़ा रहा है हमारी जान में, ठीक है जी, चलो। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शेल इफ इट इज सेटिस्फाइड, परंतु यह बता दिया जाता है यदि कोर्ट सेटिस्फाई होगी हियरिंग करने के बाद, पार्टीज को सुनने के बाद, दैट नो अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ नीड टू बी ग्रांटेड, कि कोई भी अर्जेंट रिलीफ ग्रांट करने की आवश्यकता नहीं है सूट के अंदर, रिटर्न कर देंगे प्लेंट को, अंडरलाइन और बॉक्स करो, रिटर्न द प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू इट आफ्टर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन, यस, रिटर्न नहीं, रिटर्न नहीं, वो नहीं है, वहां पे रिटर्न करने के बाद क्या होगा, वहां पे रिटर्न करने के बाद क्या होगा, खुद बढ़ाते हो अपनी मुसीबतें, या तो याद कर लिया करो, हाँ जी। वहां पे रिटर्न करने का मतलब क्या है, कि दूसरी कोर्ट में चले जाओ, यहां पर रिटर्न करने का मतलब क्या है, नोटिस करो जी, पहले पहले 2 महीने का प्रायर नोटिस दो, उनको अपॉर्चुनिटी दो, उसके बाद आना, अगर वहां पे कंप्लाई नहीं होता है तो, ठीक है जी। नो सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय सच पब्लिक ऑफिसर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में शैल बी डिसमिस्ड merely by reason of any error or defect in the notice referred to in subsection 1, ठीक है जी। अगर लेट से कोई केस कर दिया है आपने, ठीक है जी, और कोर्ट ने पूछा कि भाई नोटिस दिया था, हाँ जी दिया था, बट कोर्ट की नजरों में नोटिस के अंदर खामियां आ गई हैं, खामियां एक या अधिक, ठीक है जी, सिर्फ इन खामियों के कारण ये जो प्लेन डली है, ठीक है जी, इसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, नोटिस तो दिया है ना, ठीक है ना। भाई उसको नहीं पता, लेमैन है या फिर भाई कच्चा पक्का सा एडवोकेट है, ठीक है, जिसको नहीं पता कि किसके नाम पे नोटिस भेजना था, सही, उसने PMO के नाम पे चिट्ठी लिख दी। If such notice, यदि वह notice, the name, description and the residence of the plaintiff had been so given as to enable the appropriate authority or to the public officer to identify the person serving the notice, and such notice has been delivered or left at the office of the appropriate authority specified in subsection 1, या तो अपना नाम वगैरह, नाम एड्रेस वगैरह गलत लिख दिया, या फिर जिसके पास छोड़ना था ये नोटिस, ठीक है जी, उसका नाम पता और एड्रेस गलत लिख दिया, ठीक है जी। The cause of action and the relief claimed by the plaintiff had been substantially indicated, ठीक है जी, या फिर substantially indicate नहीं कर पाया अपना cause of action, अपना रिलीफ वगैरह, ठीक है जी, डन। सिर्फ इस कारण से उसका केस रिजेक्ट नहीं होगा, सिंपल हो गया। यानी ले दे के एक ही है रिक्वायरमेंट, क्या कि नोटिस भेजना भैया प्रायर,
नोटिस के अंदर कमियां हो चल जाएगी, लेकिन नोटिस जरूर भेजोगे आप। अगर बिना नोटिस के कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट की लीव लोगे, कोर्ट लीव देने से पहले जो है उससे शो कोज मांगेगी कि भाई क्यों ना तेरे पास भेज दिया जाए, तू तेरे को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए, तो वहां पे भेज। डन हो गया, सिंपल। अगर नोटिस गया है और उसके अंदर थोड़ी बहुत खामियां है, एड्रेस, नाम, डिस्क्रिप्शन, कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ की, तो कोई बात, चल जाएगा, केस चल जाएगा। डन है, सिंपल है, यस नो। कितने दिन का नोटिस? 2 महीने का। ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन 80 का? देखो अगेन, जो जनरल ऑब्जेक्टिव है आप पहले वो बोलते हो, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है पर सेक्शन वाइज पहले वो बोलना चाहिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या गवर्नमेंट ऑफिसर उसको दी जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद सीपीसी के हर सेक्शन का यही तो है, लिटिगेशन नहीं बढ़ानी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन मत बढ़ाओ, डिले मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये तो हर एक का है। सही, लिख लो एक पॉइंट बना के सेक्शन 80 का। और कच्चे नोट्स नहीं बनाते, बिल्कुल भी हैबिट नहीं है हुई है आपकी, बैठ के बस कहानियां सुनते रहते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल पब्लिक ऑफिसर होना चाहिए वो। ऑब्जेक्टिव लिख लो एक, टू प्रोवाइड रीजनेबल स्लैश फेयर अपॉर्चुनिटी to the government offices to do away with the dispute and to avoid an unnecessary litigation by resolving the dispute of the expected plaintiff। अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को केस डालना है एक लेमैन के खिलाफ, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, नोटिस देगा? कहाँ 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 सेक्शन 80 के ऊपर तो सिर्फ नोटिस हेडिंग, स्पेसिफिक नहीं कर रहे। केस डालना है, मैं कह रहा हूं केस डालना है, किसने? गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर ऑफिस ने लेमैन के खिलाफ, क्या नोटिस जाएगा? यस नो? यस जाएगा, एक वोट, यस दो, नो, ठीक है जी। हाँ जी बताओ। हाँ
सिंपल, जाएगा नहीं जाएगा बस। नो 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 नो। हाँ जी बताओ जी। हाँ जी हाँ जी बोलो। नो नो नो। ठीक है जी। हाँ जी यस वाले। कहाँ? वर्षा कहाँ कहाँ पढ़ा आपने? बाय और अगेंस्ट? कौन सी हेडिंग है बेटा जी? सेक्शन का नंबर बताओ। हम्म हम्म। सेक्शन सेक्शन। हाँ जी, और यस वाला कौन सा है? हाँ जी, तेज बोलो। रुक जाओ भाई। ये इच्छा की बात नहीं है। सेक्शन 80 का नोटिस तो भैया मैंडेटरी है। ठीक है जी। केस डालने के लिए नोटिस क्या गवर्नमेंट ऑफिसर देगा लेमैन को? नहीं। बट इनका प्रोसीजर होता है। मान लो पड़ोस में कोई बिजली चोरी कर रहा है तो सीधा केस होता है या फिर पहले? नहीं। क्या बात कर दी? क्या बात कर रहे हो? मान लिया है भाई, तुम नहीं करते होगे, ठीक है ना, तुम्हारे घर नोटिस नाटिस नहीं आया होगा, ठीक है जी, आस पड़ोस में तो किसी को देखा होगा। पूरी पूरी फ्लाइंग आती है, छापा पड़ता है। ठीक है जी। डन। मीटर में बढ़ के आता है, और अच्छा बढ़िया अमाउंट बढ़ के आता है। ठीक है ना, फिर वो भागा भागा जाता है ऑफिस में, क्या हुआ जी क्या हुआ जी बताओ। फिर बोलेंगे भाई तू बिजली चोरी करता हुआ पकड़ा गया, या फिर तूने जो है पर्टिकुलर कंडीशन थी उसका जो तूने वो तोड़ा कर लिया। ठीक है जी। भाई क्या क्या किया जी? देखो जी, आपने अप्लाई किया था जब तो डोमेस्टिक बताया था, बट तेरे घर की बिजली की जो खपत है ना भाई, वो तो पूरी इंडस्ट्री के बराबर है ना? घर के लिए कितने कितने वोल्ट बिजली? 220। 220, या मान लो किसी के पास भी काफी ज्यादा स्टोरीज हैं तो उसको बढ़ानी पड़ती है अपनी यूनिट, पहले ही बढ़ा के बताएगा। ठीक है जी। शहर के बीच में है, बिल्कुल शहर के बीच में है, और वो चला जाए, ठीक है जी, मेरे को बिजली का कनेक्शन लेना है। हाँ भी कितनी खपत है जी? 440 वोल्ट है। वो निकल जा। शहर का भी उड़ाएगा क्या शहर को? 440 वोल्ट वाले को तो घर के बाहर ट्रांसफार्मर धरना पड़ेगा। ठीक है ना, छोटी मोटी इंडस्ट्री की खपत है ये। समझ पा रहे हो? लेट से 200 वाट 150 वाट इस तरीके का कनेक्शन लेकर डोमेस्टिक, सरल सा डोमेस्टिक सबसे छोटा कनेक्शन लेके, ठीक है जी, और खपत दे रहा है वो 300 वाट की। ठीक है जी, तो जुर्माना तो लगेगा। डन। ये जो नोटिस आता है, नोटिस जिसको हम बिल बोल देते हैं, जब उसमें नोटिस नहीं होता, ठीक है जी, यही होता है सारा का सारा मामला। सही। मैं थोड़े दिन पहले वो न्यूज सुन रहा था, पता नहीं किस गांव में वो विजिलेंस की ये जो फ्लाइंग वाली ये टीम गई हुई थी। ठीक है जी। वो पूरा परिवार जो है वो बिजली चोरी में लिप्त था। अब वो क्या है, जो लेडीज भी थी, लेडी भी लेके जानी पड़ी, एक दो बार पहले भी थे, और भाई साहब मतलब क्या कहूँ, मतलब किस तरीके का समय आ चुका है। और घर की लेडीज ने क्या करा, वो फ्लाइंग की जो लेडी फ्लाइंग थी वो उसके बाल पकड़ दिए। अब वो चार लेडी हुई हुई, पता नहीं चल रहा भाई उनकी लुगाई कौन सी है, भाई सरकारी लुगाई कौन सी है, पता ही नहीं चल रहा हमें। ठीक है जो लड़ाई चल रही है, ठीक है जी, ऊपर से वो आदमी आ गया, दूसरे आदमी आ गए हैं विजिलेंस वाले, ठीक है जी, उनको उस घर के आदमी देख रहे हैं। एक लड़का उसको बोल रहे घर के अंदर मत जाइए, वो सीधा घर के अंदर ही कूद गया, ऊपर वो छत के ऊपर चला गया, उसने कनेक्शन हटा दिया, सबको ले गए। ठीक है जी। एक फिर घर से पिप्पी ले आया मिट्टी के तेल की, मैं तो आग लगा के मुंह, पता नहीं कौन सा, मैं तो वीडियो देख रहा था डर का तो पता नहीं भाई साहब। फिर उनको सबको बुलेरो में डाल के ले गए। हाँ, बट वो ध्यान रखो बेसिकली, बिल्कुल पहले इंस्टांस पे पुलिस नहीं आती है जी। नहीं, मैं कह रहा हूं पहले इंस्टांस पे पुलिस नहीं आती। पुलिस की जरूरत पड़ेगी तो आती है पुलिस। जो ज्यादा बड़ा गुंडा बनेगा तो फिर पुलिस के साथ निपटेगा। डन हो गया। सेक्शन 80, वाइस वर्षा में नो नोटिस।
ठीक है जी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफिस के खिलाफ या ऑफिसर के खिलाफ यदि केस होता है तो फिर क्या करना होगा, नोटिस देना पड़ेगा। सिंपल है। मिला के क्वेरी पूछ लेते हैं मेंस में जब आता है। ठीक है जी। मिला के क्वेरी क्या पूछेंगे भाई, नोटिस की जो 2 महीने का समय निकल गया, अर्जेंट की एप्लीकेशन लगाई थी वो भी रिजेक्ट हो गई, फिर उसके बाद नोटिस गया, अब नोटिस के अंदर जो है उसने कमियां छोड़ दी हैं। ठीक है जी। क्या करोगे, अब दोबारा से नोटिस भिजवाओगे या क्या करोगे, रिटर्न करोगे, रिजेक्ट करोगे, सारा मिला के पूछ लेते हैं। रिटर्न पे अंडरलाइन कर दिया, बट ध्यान रखना 7-10 वाला रिटर्न नहीं है। ठीक है ना, अगर होता तो यहां लिखते। सिंपल। आगे चलें, चलो आओ जी। 81 एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। वाओ। इन ए सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर, अंडरलाइन अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। यस, कोई पर्सनल काम थोड़ी ना कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। In respect of any act purporting to be done by him in his official capacity, the defendant shall not be liable to arrest। ठीक है जी। अब डिफेंडेंट जो रहेगा वो liable to arrest नहीं होगा, nor his property to attachment, ना ही उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट के काबिल होगी, अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होता है तो उसकी बात नहीं कर रहे हम। ठीक है जी, चलो। Where the court is satisfied that the defendant cannot absent himself from his duty without detriment to the public service, it shall exempt him from appearing in appearing in person। सरकारी बाबू हो भाई, नहीं छोड़ सकता अपनी सीट को, पब्लिक डीलिंग का काम है। एक पब्लिक डीलिंग तो नाराज होगा, चली गई जिसने केस कर दिया है। ठीक है जी, तो उसको इवन अपीयरेंस से भी एग्जम्पशन दे देगी। उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि भाई तू जो है हर तारीख पे आ, जब जरूरत होगी कोर्ट समन भेज के उसको बुला ले, जब जरूरत नहीं होगी तो उसके पर कोई नहीं। ठीक हो गया। उसको आप अरेस्ट भी नहीं करोगे, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करोगे, लेकिन ये अरेस्ट और अटैचमेंट हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जब चलेगा उसके विषय की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया, चलो। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री आओ। वेयर इन ए सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये स्टार लगा लेना, 80 पे स्टार लगा लेना, 81 पे स्टार लगा लो, 82 पे स्टार लगा लो। Where a suit by or against the government or by or against the public officer in respect of any act purporting to be done by him in his official capacity। यहां पर दोनों आ गए। A decree is passed, underline decree पास हो चुकी है, against the Union of India या फिर state government, or as the case may be उस public officer के against में। Such decree shall not be executed except in accordance with the proviso of subsection 2। देखो जी, डिक्री भी आ गई है तो वो डिक्री को भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों? डिक्री आ गई है तो भी गवर्नमेंट ऑफिसर, जो गवर्नमेंट है अपना स्टेट सेंट्रल चाहे वो पब्लिक ऑफिसर, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे भाई। इससे पहले एग्जीक्यूशन की पिटीशन लगे, इससे पहले भैया तू खुद भुगत ले और अपना सेटिस्फाई करके दे दे। ठीक हो गया। किसको? एग्जीक्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, डिक्री। डन। आओ जब। Execution shall not be issued on any such decree unless it remains unsatisfied। unless को अंडरलाइन करो, remains unsatisfied को अंडरलाइन करो, for a period of 3 महीने, अंडरलाइन 3 महीने, computed from the date of such decree। कब से गिनोगे? उस तारीख को डिक्री की डेट से गिनोगे। डन हो गया, सिंपल। तो उस टाइम पीरियड के बाद से सस्पेंड हो जाते हैं, काम चलता है। देखो, अगर क्रिमिनल केस यानी एफआईआर वगैरह हो रखी है, ठीक है जी, रेप, मर्डर एटसेट्रा, तो आपको किसी नोटिस वोटिस की आवश्यकता नहीं है। अगेन हम सीपीसी पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, सीपीसी पढ़ रहे हैं। ये सेम सेक्शन हमने उधर भी किया था, जज के खिलाफ, याद आ रहा किसी को? भी एनएसएस में। कोर्ट के कंसिडरेशन की बात है, सॉरी कॉग्निजेंस। कोर्ट कब कॉग्निजेंस लेगी? 210 के बाद, 218 की, 217-18 के करीब। ठीक है जी, उसमें भी यही लिखा है
देखो जी, अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर दिया है जज साहब ने, ठीक है जी, और किसी ने एफआईआर से फायर कटवा दी है, ठीक है जी, जज साहब ने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, ध्यान रखना, ऑफिशियल कैपेसिटी में ऑफेंस नहीं बनेगा, ठीक है जी, तो कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया। लेट से अगर इसी का एक्सेप्शन है उसी सेक्शन के अंदर, क्या लेट से अगर कोई ऑफेंस कर दिया है उसने, जज ने, ठीक है जी, तो एफआईआर कटवा सकता है, एज यूजुअल प्रोसीजर है, और कोर्ट भी एज यूजुअल कॉग्निजेंस लेगी। डन हो गया। लेकिन जब हम 80 की बात करते हैं, कहां गया, अगेन 2 महीने का नोटिस आ गया, ऑब्जेक्टिव पता चल गया, क्या ऑब्जेक्टिव था भाई, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है जी, और खाम खा की अननेसेसरी लिटिगेशन ना आए। ठीक हो गया, चलो जी। तो इसका काम चलता रहेगा या फिर इसमें चला जाएगा जज? कौन क्रिमिनल की बात कर रहे हो क्या? कोई भी केस हो। ना 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 ना। अब जज का काम क्या है, ऑफिशियल कैपेसिटी में वो क्या काम कर सकता है? सेंटेंस लिखेगा, नहीं तो एक्विट करेगा। अब इसके लिए यही तो उसका काम है, इसके लिए क्या सस्पेंड करोगे? अगर उसने इसके अलावा कोई कर दिया है, जैसे ऑफेंस वगैरह कर दिए, फिर से गायब हो गया। एक्टिंग जुडिशली। सुनो, ये पहले एक चीज को करो, कोई ऑफेंस वगैरह कर दिया उसने, ठीक है जी, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो बनेगी बनेगी। उनको लगेगा भाई इसको सस्पेंड करना, तो सस्पेंड कर देगी, उनको लगेगा भाई इसको तो टर्मिनेट ही कर दो, तो टर्मिनेट कर देगी। वो तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं, कोर्ट केस की बात कर रहे हैं। डन हो गया, सही। वापस आ जाओ, मैं रिज्यूम कर रहा हूं। 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, केस डालने से पहले, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, ठीक है जी। इस केस के अंदर डिक्री आ गई है, किसके अगेंस्ट में? पब्लिक ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ गई है, तो भी डेट ऑफ डिक्री से 3 महीने बाद, ठीक है जी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू होंगी, ठीक है ना, कोर्ट्स की। क्या ऑब्जेक्टिव है? यही ऑब्जेक्टिव है। कोई बात नहीं, पहले नहीं कर पाया भाई, तेरे को प्रायर नोटिस दिया था, अब तो कोर्ट ने बता दिया कि तुम्हारी गलती है, ठीक है जी, और ये रिलीफ है। यही था नोटिस की रिक्वायरमेंट, कि आप प्लेंटिफ का एड्रेस, उसका नाम, पता, ठिकाना, फोन नंबर, जो कुछ भी उसकी आइडेंटिटी सारी की सारी रिवील करोगे, कोज ऑफ एक्शन रिवील करोगे, रिलीफ रिवील करोगे। डिग्री में तो सब कुछ आ चुका है, ठीक है जी। 3 महीने का समय है भैया, सेटिस्फाई करो। डन हो गया, सिंपल। अगर नहीं सेटिस्फाई करोगे तो फिर कोर्ट के हाथ में आ जाएगी, और जब कोर्ट के हाथ में एग्जीक्यूशन आएगा तो भैया आपको अरेस्ट भी कर सकता हो। आपको कौन? आप किसको? गवर्नमेंट ऑफिसर को अरेस्ट भी कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। Number 3, the provisions of subsection 1 and 2 shall apply in relation to an order or award, underline और box कर लो, order पर भी applicable है और award पर भी applicable है, एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ डिक्री, जैसे ठीक वैसे ही जैसे कि वो डिक्री के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इफ द ऑर्डर और अवार्ड, यदि यह ऑर्डर और अवार्ड इज पास और मेड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट और द पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच एक्ट एज अफोरसाइड वेदर बाय कोर्ट और बाय एनी अदर अथॉरिटी एंड इज केपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड or of any other law for the timing in force as if it were a decree, ठीक ऐसे ही एप्लीकेबल हो जाएगा जैसे कि वो डिक्री हो, कोर्ट की डिक्री। सिंपल। बहुत सारे पॉइंट आए हैं इसमें इस सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। 81 में क्या आ गया है? अरेस्ट अटैचमेंट नहीं करोगे, बट एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे, ठीक हो गया जी। दूसरा क्या आया उसके अंदर? एग्जाम्प्ट कर देंगे पर्सनल अपीयरेंस से, ठीक है जी। 82 में क्या आ गया? 3 महीने का समय दिया जाएगा, 3 महीने तक अगर अनसेटिस्फाई रहती है डिक्री, ठीक है जी, तो उसके बाद एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग चलेगी। उसके 3 में क्या आ गया? अवार्ड और ऑर्डर के ऊपर भी एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा ये सेक्शन, ठीक हो गया, सिंपल। डन है, चलो आगे आ जाओ। 83, व्हेन एलियंस में सू, परग्रहियों के खिलाफ केस कर सकते हैं, एलियंस के खिलाफ। क्या होते हैं एलियंस? जो हमारे देश का नाम
हाँ ये एलियन है। ये बात सही है। जो आपके घर से, आपके कल्चर से रूबरू ना हो, उसको ना माने, वो एलियन। ठीक है ना। अगर हम फॉरेनर बोल देंगे तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। कितने सारे फॉरेनर हैं जो यहाँ आके यहाँ पे शादी, अगर यहाँ का कल्चर वो खराब करते हैं, है ना। कितने फेरे करवा लो, आखिर में हरकत भी उनकी अंग्रेजों वाली रहती है। फिर हमने बदले लेने शुरू कर दिए, बॉलीवुड नाम का गटर बना दिया। अब यहाँ से हम लोगों को बाहर भेजते, जाओ तुम बाहर शादी करो जाओ, और उनका कल्चर खराब करो, चर्च मैरिज करके। वो अब वो सफेद साड़ी में बैठी हुई है, वो फेरे ले रही है, फेरे लेने के बाद उनकी हरकतें हैं भैया वो। ठीक है, अब वो चर्च में जाते हैं, उसके बाद वो कौन सी जल परियां बन के, कुछ भी। चलो जी, देखो फटाफट पढ़ रहा हूं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग। एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया, है ना। अभी 5 लाख ढूंढे थे ना एलियन एनिमीज, अब तो नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरलाइन विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एलियन फ्रेंड्स। ये लो, सारे पाकिस्तानी थोड़ा है। may sue in any court otherwise competent to try the suit as if they were citizens of India। ठीक है जी। but aliens enemies residing in India without such permission or residing in foreign country shall not sue in any such court। ठीक है जी। अगर कोई पाकिस्तानी मिल गया, ठीक है जी, इस देश के अंदर, भरे पड़े हैं भैया इस देश में पाकिस्तान, ठीक है जी, ये ऐसी वाहियात कौम है, ठीक है जी, ये जहां गाड़ी देती है वहीं कशकोल लेके मांगने पहुंच जाती है। ठीक है जी। पहले सुबेरे उठते, वो नहीं, वो आई लाइक इट, सुबेरे उठते 2-4 छितर नहीं खा लेते, इनको चैन नहीं। ठीक है। अगर कहीं पर भी पाकिस्तानी मिल जाए, अगर उसके खिलाफ केस चलाना है, देखो ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनको भीड़ में पकड़ो, ठीक है जी, उनकी बढ़िया सेवा करो, सुबेरे सुबेरे लंगर चखा दो, 1 साल तक जरूरत ही ना पड़े उसको। ठीक है जी, लंगर चखा के। लेकिन अगर उसके खिलाफ केस करना है तो ध्यान रखना, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि वो एलियन एनिमी है हमारा। ठीक है, ये पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए। लेट्स से एक कसाब जैसा 2 टके का पिल्ला, जब अगर उसको लोग घेर के मार देते, उसका पता ही नहीं चलता, तो पता लगता है कि ये आज की डेट में एस्टेब्लिश्ड है। यूएनओ डिक्लेयर करे चाहे ना करे, लेकिन एवरीबडी, एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस प्लेनेट, ठीक है जी, वो पाकिस्तानियों को आतंकवादी बोलता है और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट नेशन बोलता है। ठीक है जी, डन। ये पब्लिक डोमेन पे है, कसाब के केस के जो डॉक्यूमेंट सारे के सारे, उसका इवन क्या बोलते हैं, जो नार्को टेस्ट वगैरह होता है, वीडियो वगैरह, सब कुछ फ्री में अवेलेबल, कोई भी देख सकता है। डन हो गया, सिंपल, सही हो गया। जो अदरवाइज एलियन एनिमीज के अलावा हैं, फ्रेंड एलियंस हैं, उनके खिलाफ अगर ऐसे सूट चलेगा जैसे कि वो हमारे सिटीजन है। मान लो कोई रशियन मिल जाए, ठीक है जी, तो हम उसको अपना मानेंगे और जितनी बेइज्जती हम खुद की करते हैं उसकी भी उतनी करेंगे। चलो जी, व्हेन फॉरेन स्टेट्स में सू, बस हेडिंग से कर लो। 85% स्पेशली appointed by government to prosecute or defend on behalf of foreign rulers, underline foreign rulers। The central government may, at the request of the ruler of a foreign state or at the request of any person competent in the opinion of the central government, to act on behalf of such ruler by order, appoint any person to prosecute or defend any suit on behalf of such ruler। मान लो कोई कुछ ज्यादा ही फन्ने खा हो, बड़ा खलीफा हो, तो कोई बात नहीं, फॉरेन रूलर के हिसाब से अपॉइंट कर देंगे यहाँ पे एक बंदा। ठीक है जी, और वो शाहीन तो बन के आया था। ठीक है जी, अब जैसे पाकिस्तानी, इनकी तो मौत भी, मतलब क्या कहूँ, मतलब एक कुत्ता ही बड़ी इज्जत के साथ पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी वो भी इज्जत नसीब नहीं। अब इनको भर देते हैं क्या कि शाहीन बन जाएगा, ये पुराना बन जाएगा, ये पुराना बन जाएगा। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे 2 गोलियां मिलती है, पूरा पूरा नेशन जो है वो हाथ खड़े कर लेता है, हम तो जानते ही नहीं। ठीक है जी, उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, कसाब के पिताजी के मुंह पे नोटों की गड्डी मारी, ठीक है जी, ठीक है जी, और बस काम हो गया। यही होता था। 4 लाख में बिका था। ठीक है जी, 4 लाख में इसकी बहनों का रिश्ता विश्ता भी हो गया। इसका बाप तो पकौड़े बनाता था, चिकन पकौड़े, अरे गाय के पकौड़े पकौड़े बनाता था। ठीक है जी, फिर जैसे ही पता लगा, ठीक है जी, वो पूरी पूरी फैमिली गायब, मार दिया।
जिस चाचा ने मारा था चाचा की फैमिली भी उड़ गई है ना, वो तो कह रहा था अल्लाह ताला मुझे उठा लेते। बता यार, अल्लाह ताला सुन ही नहीं रहा उसे, पूरी पूरी फैमिली मर चुकी है उसकी। एक बच्चा तो ऐसा था जब हाफिज सही जो है वो 2 साल के लिए जेल में रहा था, तब अल्लाह ताला ने उसको बच्चा दे दिया था उसकी वाइफ। डन हो गया, चलो जी आगे आ जाओ। 86 सूट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड एनवॉयज। डन। फॉरेन रूलर्स के खिलाफ सूट, एम्बेसडर समझ गए, राजदूत, एनवॉय, एनवॉय क्या होता है? एनवॉय कॉन्वॉय से रिलेटेड है, स्टाफ, राजदूतों का स्टाफ। जब अपने जयशंकर साहब जाते हैं, ठीक है जी, तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, उनके लाव लश्कर को बोलते हैं एनवॉय के साथ जाते हैं। एटी एट डन हो चुका है, 89 हो चुका है, 90 हो चुका है क्या? चलो जी, सेक्शन 90 लिखो साइड में, फ्रेंडली सूट, कहीं भी साइड में लिख लो, साइड में ऊपर नीचे मत लिख देना, सेक्शन 90 के साइड में लिखना। क्यों छोड़ना है? वेरी पढ़ लिया। ना आए थे उसमें, अमेंडमेंट वगैरह आई थी, भूषण नहीं बताया था मुझे कि ये लैंग्वेज चेंज है इसके अंदर। हाँ जी, सेक्शन 90 के साइड में लिख लिया फ्रेंडली सूट। देखो जी फ्रेंडली सूट क्या होता है, ठीक है जी, लेट्स से हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है जी, और मेरा और आपका किसी एक पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया है, मेरा ओपिनियन अलग है, तुम्हारा ओपिनियन अलग है, तो बताओ क्या करना चाहिए? लड़े झगड़े और सत्यानाश कर लें आपस में एक दूसरे के रिलेशन का, या फिर कोर्ट के पास चले जाएं, ठीक है जी, और कोर्ट से पूछिए आप बताओ जी क्या कहते हैं, हम तो आपकी मानने हैं। इसको बोलते हैं फ्रेंडली सूट, ठीक है। देखो तो, where any person agree in writing to state a case for the opinion of the court, राइटिंग में एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या ऐसा करते हैं भाई, खुद नहीं लड़ते हैं कोर्ट में, ओपिनियन के लिए भेज देते हैं। किस लिए जाते हैं कोर्ट में? सिर्फ कोर्ट का ओपिनियन पूछने के लिए जाते हैं। देन द कोर्ट शैल ट्राई, अंडरलाइन, ट्रायल चलाएगी एंड डिटरमाइन कर देगी, सेम इन द मैनर प्रेस्क्राइब, जो भी मैनर प्रेस्क्राइब है उसमें अपना कर देंगे डिसाइड, ठीक है ना। डिक्री एग्जीक्यूशन पे एग्जीक्यूशन मत करवाने लग जाना, प्रॉपर लड़ाई नहीं लड़नी है, सिर्फ कोर्ट में आप ओपिनियन के लिए गए, और क्यों जा पाए हो? बीच में एग्रीमेंट हो गया और राइटिंग में एग्रीमेंट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, जो एग्रीमेंट होते हैं उसके अंदर लिखा होता है क्या, हम क्या है आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे, और लेट से अगर जाना होगा या फिर इसके अलावा कोई मतभेद हो जाएगा तो हम कोर्ट में फ्रेंडली सूट्स या उनके ओपिनियन जो है हम सीख कर लेंगे कोर्ट से, कोर्ट ऑफ जस्टिस से ओपिनियन सीख कर लेंगे। डन, सिंपल हो गया, सही। चलो, कितने में फ्रेंडली सूट? 9, ठीक है ना, 9 नंबर कंप्लीट नंबर होता है। कैसा दोस्त चाहिए? कंप्लीट दोस्त चाहिए, या ऐसा दोस्त चाहिए जिसमें कमी पेशी हो? याद करवा रहा हूं, ऑर्डर भी इसके साथ में खोलो, ऑर्डर 36, 36, ऑर्डर 35 क्या था? इंटरप्रीटर। कैसे याद किया था? 5 और 3 8, उधर 88 था, 6 और 3, सॉरी 6 और 3 नहीं, 3 और 6 9, उधर कौन सा है? 90, ठीक हो गया। चलो देख लो एक बार जरा, पावर टू स्टेट केस फॉर कोर्ट्स ओपिनियन, बिल्कुल सही बात है जी। पार्टीज क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड इन द डिसीजन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट
of law may enter into an agreement in writing stating such question in the form of the case for the opinion of the court and providing that upon the finding of the court with respect to such of बिल्कुल सही ठीक बात है डन हो गया सीधा पास पे आ जाओ हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द केस द केस शैल बी सेट डाउन फॉर हियरिंग एज अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द ऑर्डिनरी मैनर ट्रायल तो देखो ऑर्डिनरी मैनर के जैसा ही चलाना पड़ेगा सीधी सिंपल सी बात है and the provisions of this code shall apply to such suit so far as the same are applicable सीपीसी एप्लीकेबल होगी जितनी अप्लाई करनी है ठीक है ना अच्छा जज को भी ज्यादा सीरियस नहीं होना है कभी बोलेगा ना मैं तो इसकी अटैचमेंट कराऊंगा फ्रेंड होगा तेरा मेरा तो नहीं है ठीक है जितना अप्लाई रहेगा जितना अप्लाई हो सकेगा उतना अप्लाई कर देंगे इसको Number 2, where the court is satisfied after examining the parties or after taking such evidence as it thinks fit, क्या कि agreement was duly executed by them. दूसरा, that they have a bona fide interest in the question stated therein and that the same is fit to be decided. कि भाई ये केस fit to be decided as friendly suit है, मैं opinion दूंगा अब इसके अंदर ठीक है जी. It shall proceed to pronounce judgment thereon in the same way उसी प्रकार से as in an ordinary suit जैसे कि ordinary suit के अंदर आता है and upon the judgment so pronounced a decree shall follow. क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या फ्रेंडली सूट के अंदर डिक्री आएगी आएगी क्या जजमेंट आएगी आएगी क्या ट्रायल होगा होगा जनरल एज यूजुअल होगा हाँ एज यूजुअल होगा या स्पेसिफिक होगा नहीं स्पेसिफिक नहीं होगा ध्यान रखो ऑर्डर 36 की हेडिंग क्या है ठीक है ना कभी हेडिंग से डिस्टर्ब हो जाओ कंफ्यूज मत होना प्रोसीजर ऑर्डिनरी चलेगा जो सीपीसी में यस 6 नो अपील फ्रॉम ए डिक्री पास अंडर रूल 5 बताओ क्यों तो वो तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है कोई थोड़ी ना जाएगी वो तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होगी अपील थोड़ी ना जाएगी नहीं अपील कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं होती नहीं अगर उनको कोर्ट को ओपिनियन सही नहीं लगता तो उनको नहीं समझा क्या अगर वो कोर्ट को ओपिनियन में सही नहीं लगता हाँ दोनों को 43 में नहीं है ठीक है जी शाबाश एक तो रीजन है बाकी यही है दूसरा आपने जब ओपिनियन बोला मैंने तो वो भी गलत नहीं बोला बट मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा एप्रोप्रिएटली बताओ मुझे खुद एग्रीमेंट करके गए हैं राइटिंग में कि हम सिर्फ ओपिनियन के लिए जा रहे हैं ठीक है ना सिर्फ ओपिनियन सुनने के लिए जा रहे हैं वहां पे केस कंटेस्ट या फाइट करने के लिए नहीं जा रहे हैं और ये जो एग्रीमेंट है ये 3 के अंदर देख लो 36 का 3 एग्रीमेंट जो रहेगा इसको भी फाइल किया जाएगा सूट के साथ में ठीक है ना उनके पास गुंजाइश नहीं कल को वो भी सीरियस होकर लड़ने लग जाए डन हो गया चलो जी रिज्यूम कर लो वापस 91 सब हेडिंग पढ़ रहा हूं ऊपर पब्लिक न्यूसेंस and other wrongful acts affecting the public डन जो पब्लिक को अफेक्ट करेंगे उनकी बात हो रही है public nuisance and wrongful acts affecting the public in the case of a public nuisance or other wrongful act जिसके अंदर अफेक्ट होता हो या फिर likely to affect हो सकता है क्या पब्लिक अफेक्ट हो सकती है एक सूट फॉर किस लिए डिक्लेरेशन ध्यान रखो न्यूसेंस के केस में कौन सा सूट आता है डिक्लेरेटरी सूट आता है बॉक्स कर लो या फिर अंडरलाइन करो प्लस इंजंक्शन और फॉर सच अदर रिलीफ और उसके साथ में कोई दूसरा रिलीफ हो एज मे बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मे बी इंस्टीट्यूट किए जा सकते हैं किसके द्वारा बाय एडवोकेट जनरल कहां पढ़ा था हमने एडवोकेट जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा होता है जी स्टेट वाला ठीक है विद लीव ऑफ द कोर्ट बाय 2 और मोर पर्सन और कोर्ट की पहले लीव लेनी पड़ेगी 2 या 2 से ज्यादा बंदे
इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज बीन कोज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्पेशल कोई खास डैमेज आपको कोज नहीं हुआ है टू सच पर्सन, उन बंदों को, बाय रीजन ऑफ सच पब्लिक न्यूसेंस, उस पब्लिक न्यूसेंस से या फिर उस अदर रॉन्गफुल एक्ट से। ठीक है जी। पब्लिक न्यूसेंस इससे पहले कहां पढ़ा था? बीएनएस में। क्या फर्क है इस सेक्शन की लैंग्वेज में उधर? जो ये देखो प्रोसीजर की बात नहीं कर, जो ये पब्लिक न्यूसेंस नाम की चीज लिखी, क्या इसमें जो सीपीसी में 91 है और उधर जो सेक्शन के अंदर था, ठीक है जी, क्या उसमें लैंग्वेज में फर्क है? बेसिकली तो डेफिनेशन ही पूछ रहा हूँ। हाँ? मतलब मेरे को ये बताओ कि पब्लिक न्यूसेंस होती क्या है? ठीक है, कैसे कैसे दिक्कत होगी? किसी एक्ट, किसी ओमिशन से, और ठीक है, और दो टुकड़े थे उस डेफिनेशन की। दूसरा, पब्लिक राइट ब्रीच हो जाता है या हिंड्रेंस आ जाती है उसके अंदर, पब्लिक वे, पब्लिक राइट, ठीक है ना, वो आ जाएगा। डेफिनेशन देने की जहमत नहीं उठाई उन्होंने, ठीक है जी। बस वहां पे ध्यान रखना, वहां पे डैमेज होना चाहिए। ठीक हो गया? वहां पे तो एफआईआर होगी, वो तो ऑफेंस है। ठीक है जी, डन हो गया। यहां पर क्या लिखा है, मेन जो डिफरेंस है कि एक्चुअल को स्पेशल डैमेज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वहां पे स्पेशल डैमेज नहीं हुआ है, अगर मैं बीएनएस की बात करूंगा, ठीक है जी, क्या एफआईआर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? नहीं, ये रीजन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल डैमेज नहीं हुआ, मिसलेनियस डैमेज हुआ, बट डैमेज तो हुआ बट मिसलेनियस है, बट एफआईआर नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। क्रिमिनल कंप्लेंट भी नहीं होगी ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यस, पब्लिक एट लार्ज भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, स्पेशल डैमेज नहीं हुआ है। वर्ड नहीं पकड़ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? घना बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान छोटा हुआ है। ना एफआईआर होगी, ना क्रिमिनल कंप्लेंट होगी, सिविल डल जाएगा। ये तो लिखा हुआ, तो डिफरेंस बता ही रहा हूँ ना। ये पूछ रहा हूँ कि बीएनएस में क्यों एफआईआर और क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं होगी? नॉन कोग्निजेबल हो तो मतलब उसको फिर न्याय नहीं मिलेगा। आप रहने, क्रिमिनल का सवाल है। डी मिनिमस नॉन कुरात लेक्स, डी मिनिमस नॉन कुरात लेक्स, रिकॉग्नाइज स्लाइट हार्म्स, स्लाइट हार्म्स की कोर्ट चिंता नहीं करेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, जनरल एक्सेप्शन का लास्ट सेक्शन है, ठीक है ना, उसका लास्ट सेक्शन है। डन हो गया? यहां पर हो जाएगा, यानी नॉन कुरात लेक्स के साइड में, अगर उसमें वहां पे नॉन कुरात लेक्स निकाल के कोर्ट वहां से निकाल दे तो यहां पे रेमेडी ले सकते, डिक्लेरेटरी सूट प्लस इंजंक्शन प्लस अदरवाइज रेमेडीज। ठीक, अदरवाइज में कौन से? कंपनसेशन, डैमेजेस, इंटरेस्ट, जो कुछ बनता हो। डन, सिंपल। नंबर 2 पढ़ रहा हूं। Nothing in this section shall be deemed to limit or otherwise affect any right of suit which may exist independently of its provisions। ठीक है जी, सिंपल हो गया। यहां पर डल सकता है, क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्पेशल डैमेज नहीं हुआ है। स्पेशल डैमेज की बात नहीं होती सीपीसी के अंदर, सीपीसी के अंदर तो सिविल राइट्स की बात होती है। ठीक हो गया? बिल्कुल सही बात है जी। स्पेशल डैमेजेस भाई को, डैमेजेस को खास डैमेजेस नहीं हुए हैं, ठीक है जी, नॉर्मल मिसलेनियस डैमेजेस हुए। कह तो रहा हूँ, जो नॉन कुरत लेक्स में नहीं आएगा वो यहाँ पे केस डल सकता है। वहां पे जबरदस्ती करने से नहीं होगा, क्रिमिनल कोर्ट आपको नहीं सुनेगी।
अगर सिविल में आप डाल सकते हो सेम क्रिमिनल वाले के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे डल जाएगा। जरूरी है कि उसको सजाई करवानी है आपने, आप उसको पैसे की मार दो, कंपनसेशन ले लो, उससे इंजंक्शन ले लो, उसके खिलाफ डिक्लेरेशन करवा लो, ठीक हो गया, डन। 92 पब्लिक चैरिटी, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से याद कर लो। ठीक है जी। अच्छा, पब्लिक न्यूसेंस के अंदर याद रखना, एडवोकेट जनरल का नाम लिखा हुआ, ठीक है जी। इससे पहले सरकारी वकील का कोई जिक्र नहीं आया है पूरी सीपीसी में। पहला सेक्शन है जिसमें सरकारी वकील का जिक्र आया है, बट अगेन पीपी नहीं कह रहे हैं उसको, ठीक है। गवर्नमेंट प्लीडर भी नहीं कह रहे, क्या बोल रहे हैं, एडवोकेट जनरल बोल रहे हैं। डन हो गया, चलो जी। 93 आओ जी, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स। द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 91-92 ऑफ द एडवोकेट जनरल में outside the presidency towns be with the previous sanction of the state government exercised also by collector underline। कलेक्टर के द्वारा भी यूज करी जा सकती है, बट पहले क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रीवियस सेंक्शन लेना पड़ेगा, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। और बाय सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ। क्या एजी की पावर, क्या एजी की एक्सरसाइजिंग पावर क्या नॉन एजी को दी जा सकती है, कलेक्टर को दी जा सकती है, यस, या किसी दूसरे आदमी को दी जा सकती है, यस दी जा सकती है। यानी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ ले कि क्या तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पब्लिक न्यूसेंस के केस के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, यस, ओनली अगर वो 93 के थ्रू आए, यानी अगर उस तहसीलदार ने सैंक्शन ले रखी है, किसकी, कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक हो गया, सिंपल, चलो डन हो गया, चलो जी। ऑर्डर 37 निकालो। चलो, क्या है, समरी प्रोसीजर, बीएनएसएस में भी पढ़ा था, पढ़ा था, ठीक है जी। क्या होता है समरी प्रोसीजर, बताओ, सेम चीज है। समरी क्या होता है, समरी, संक्षेप, ब्रीफ, हाँ, ठीक है। बीएनएसएस वाले, ठीक है जी। समरी प्रोसीजर में क्या फर्क था, समरी प्रोसीजर और समन केस में क्या फर्क था, बताओ। नॉर्मल केसेस में उसका तो सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं, समझ इशू होती है, हाँ जी, उसके बाद जो वो प्रोसिक्यूशन वगैरह जो आएंगे उनके विटनेसेस होंगे, प्रूफ होंगे, ठीक होंगे सारे, मतलब लेकिन समरी में क्या सीधा आए उनके देखते हैं एविडेंस वगैरह, डायरेक्ट सीधा पे डिसीजन ये चीज क्रॉस दोबारा से फिर वो डी एग्जामिनेशन, हाँ एग्जामिनेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लेता हूँ। छोटे प्रोसेस सही है, बताओ। हमने जब हम ट्रायल पढ़ रहे थे, ठीक है ना, चैप्टर 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये जब पढ़ रहे थे बीएनएसएस में,
तो उसमें सबसे पहला ट्रायल कौन सा आया था? सेशन ट्रायल, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट से बिल्कुल मिसलेनियस तक चले जाएंगे हम, ठीक है जी। सेशन के बाद वारंट केस, कौन सा? जेएमआईसी वाले, जेएमआईसी ट्रायल, ठीक है ना, वारंट वाले, ठीक है जी, जो एफआईआर पे आए हैं, और दूसरा कंप्लेंट वाले, वो एक ही चैप्टर के अंदर थे। फिर समरी, सॉरी समन्स, ठीक है जी। समन्स में क्या फर्क था? समन्स ट्रायल में खालिस चार्ज फ्रेम नहीं होंगे उसमें, ठीक है जी। फिर उसके बाद लास्ट में समरी प्रोसीजर, समरी ट्रायल। समरी ट्रायल के अंदर ध्यान रखना, समरी प्रोसीजर बोला है, समरी प्रोसीजर को संक्षेप में करना है, ठीक है जी। प्रोसीजर को, प्रोसीजर में क्या क्या आता है? सारा प्रोसीजर आता है, उसको कम कर देंगे, ठीक है। आओ जरा पढ़ो, छोड़ो। Summary procedure. Number 1. Codes and classes of suits to which the order is to apply. This order shall apply to the following courts, namely High Court, underline, City Civil Courts, underline, and Court of Small Causes and other courts. सारी तो होगी. Provided that in respect of the courts referred to in clause B, the High Court may by notification of the official gazette restrict the operation of this order only to such categories of suits as it deems proper, and may also from time to time, as the circumstances of the case may require, by subsequent notification in the official gazette, further restrict, enlarge or vary the categories of the suits to be brought under the operation of this order as it deems proper. कौन करेगा एक सारा का सारा काम? हाई कोर्ट करेगा, नोटिफिकेशन के थ्रू करेगा, ठीक है जी। ध्यान रखो, सिविल के जो मिसलेनियस केस रहेंगे उन्हीं को समरली निपटाया जाएगा, ठीक है जी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1, द ऑर्डर अप्लाइज टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द सूट्स, नेमली सूट्स अपॉन बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक बाउंस वाले, सूट्स हुंडीज वाले, और कौन से? प्रोमिसरी नोट्स वाले, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सूट्स आ गए एक तो। बी, सूट्स इन विच द प्लेंटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर ए डेट, अंडरलाइन, और लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी पेबल, अंडरलाइन पूरा का पूरा, लिक्विडेटेड डिमांड इन मनी पेबल बाय द डिफेंडेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट, अंडरलाइन विद और विदाउट इंटरेस्ट, अराइजिंग ऑन ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट on an enactment when the sum sought to be recovered is fixed sum of money or in the nature of a debt other than a penalty, or on a guarantee where, underline guarantee, where the claim against the principal is in respect of a debt or liquidated demand only, ठीक है जी, सही। फिर इसके बाद चौथा क्या है? नंबर 4 पे देखो, नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? है फैक्टरिंग, suits for recovery of receivables instituted by any assignee of a receivable. कहाँ पढ़ रहे हो? अच्छा, ये मैं तो चौथा ये पूछ रहा था कि नंबर क्या डाला हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कब का है? 2012 का है, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है? ये रिकवरी सूट्स हैं, किसके? रिसीवेबल्स के, इंस्टीट्यूटेड बाय एनी असाइनी, जो असाइनी के द्वारा जो भी रिसीवेबल्स उसके पास आने थे उसका सूट है, ठीक है जी। यानी किन किन सूट के ऊपर जो है समरी प्रोसीजर अप्लाई किया जा सकता है? नंबर 1, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए केसेस, नंबर 2, मनी सूट्स, नंबर 3 ये रिसीवेबल एज असाइनी, ठीक है जी। सिर्फ इन केसेस के अंदर जो है समरी प्रोसीजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो बड़े ही फिक्स केसेस होते हैं। आपने मुझे चेक काट कर दे रखा 10,000 रुपए का, ठीक है जी, सपोज करो, बताओ क्यों दिया होगा? क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ देनदारी होगी, वरना शौक में थोड़ा ना आज मेरा चेक काटने का मन कर रहा है, ये लो भैया पूरी दुनिया बांट, ऐसा कुछ होता है क्या? कुछ देनदारी, यानी
मैं लेनदार हूं आपसे 10,000 रुपए का, ठीक है जी, सिंपल। मैं जाऊंगा कोर्ट में, ठीक है जी, आप मना करोगे नहीं, सिंपल है, यस नो, क्या करोगे, पूरा प्रोसेस चला दी। ठीक है ना, यूके की सरकार ने जेम्स बॉन्ड को अपॉइंट किया, ठीक है जी, तू जाके ये पता लगा कि सूरज कल कौन सी दिशा में से निकलेगा, वो पूरी रिपोर्ट बनाता है और बताता पूर्व दिशा से निकलेगा। बहुत खर्चा हुआ, बट यूके गवर्नमेंट को पता लग गया, बॉलीवुड ने मूवी बनाई पता नहीं कितने कितने करोड़ की, ठीक है जी, उससे पता चला, ठीक हुआ, समझदारी का काम था, समझ पा रहे हो। बिल्कुल छोटे मोटे केसेस हैं जो सेल्फ प्रूव्ड बिल्कुल मिसलेनियस केसेस होते हैं, उसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं होती, इश्यू फ्रेम करो, डिसाइड करो, जजमेंट खत्म, ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ। Institution of summary suit number 2. A suit to which this order applies may, if the plaintiff desire to proceed there hereunder, be instituted by presenting a plaint. ठीक है जी, प्रेजेंट तो प्लेंट तो प्रेजेंट होगी, ठीक है जी, which shall contain, जिसके अंदर क्या कंटेन होगा, एक स्पेसिफिक एवरमेंट, एक स्पेसिफिक प्ली, क्या, टू द इफेक्ट दैट द सूट इज फाइल्ड अंडर दिस ऑर्डर, के जी 37 के अंडर डाला है, that no relief which do not fall within the ambit of this rule has been claimed. समरी रिलीफ के अलावा हमने कोई भी रिलीफ क्लेम नहीं किया है। द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इमीडिएटली बिलो द नंबर ऑफ द सूट इन द टाइटल ऑफ द सूट, नेमली अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी 1908, ये डालोगे। इसका अगर फॉर्मेट देखना है तो कहाँ है, फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स बी, देखना है, देखोगे अपने घर जाके देखो, चलो देख लोगे या नहीं देख पाओगे, देख लेना, ये तो देख लेना यार। हाँ जी, नंबर 3, काम की बात पे आओ। प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट in a suit to which this order applies, the plaintiff shall together with the summons under rule those serve on the defendant a copy of the plaint as annexed thereto, and the defendant may at any time within 10 दिन, underline within, बॉक्स कर लो 10 दिन, of such service enter an appearance either in person or by pleader, and in either case he shall file in a court an address for service of notice on him। बिल्कुल सही बात है जी, वो अपीयर हो जाएगा फटाफट से, 10 दिन के अंदर अंदर अपीयर हो जाएगा। देखो डिफेंडेंट को भी जल्दी है, इस केस से पीछा छूटे, ठीक है, मिसलेनियस केस है, सही, चलो जी। If the defendant enters an appearance, the plaintiff shall thereafter serve on the defendant a summons for judgment in form number 4A in appendix B or such other form as may be prescribed from time to time, returnable not less than 10 दिन, underline। Number 4, from the date of service supported by affidavit verifying the cause of action and the amount claimed, stating that in his belief there is no defense to the suit। सही, सबसे पहला समन गया, प्लेंटिव ने समन भिजवा दिया अलोंग विद दी प्लेंट, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट थे वो भिजवा दिया, ठीक है जी भैया। 10 दिन के अंदर अंदर अगर अपीयरेंस देनी है तो अपनी अपीयरेंस दे लेगा वो, कौन, डिफेंडेंट। क्यों, दूसरा सामान अगर कोर्ट की तरफ से गया तो वो जजमेंट के लिए ही जाएगा, कुछ फ्रेम इशू फ्रेम फ्राम कुछ नहीं होगा इसमें, क्या इशू फ्रेम करोगे, ये खोज करके पता लगाएगी कोर्ट के, वाओ इसके अंदर क्या झगड़ा क्या है, टिक टिक सोच रहा है वो बैठ के, ठीक है ना, अचानक से उसकी मेंटोस अगरबत्ती जलती, उसकी मेंटोस नहीं, मेंटोस बत्ती कौन सी, चलो जल्दी। The defendant, नंबर 5 पढ़ रहा हूँ, may at any time within 10 दिन from the service of such summons for judgment by affidavit or otherwise disclosing such fact as may be deemed sufficient to entitle him to defend। जो ये दूसरा समन गया है जजमेंट के लिए जो गया है, 10 दिन के अंदर अंदर भैया अपना WS वगैरह अगर फाइल करना तो अपना WS फाइल करते हैं, 10 दिन मिलेंगे बस। और उस WS में क्या बताएगा कि मेरे पास डिफेंस का राइट है, ये एब्सोल्युटली वो बात नहीं है जो ये बता रहा है आपको। 10,000 का चेक मैंने इसको काट के दे तो रखा है, लेकिन मैं चेक लेना भूल गया, ठीक है जी, मैंने बट इसको पैसे दिए हुए हैं 10,000, मेरे पास उसका रिकॉर्ड है, ये तो अननेसेसरी 10,000 और मांग रहा है, ठीक है जी। एंटाइटल्ड डिफेंड अप्लाई करेगा ऑन सच समन के थ्रू फॉर लीव टू डिफेंड, के मेरे को डिफेंड करने की, डिफेंस अपना फाइल करने की इजाजत दे दी जाए।
such suit and leave to defend may granted to him unconditionally or upon such term as may appear to the court or judge to be just. या तो अनकंडीशनल उसको परमिशन दे देंगे भाई तो अपना डिफेंस फाइल कर ले, वरना पोस्ट वगैरह लगा देंगे. Provided that leave to defend shall not be refused unless the court is satisfied that the fact disclosed by the defendant do not indicate that he has a substantial defense to raise. ध्यान रखना, अगर सामने वाली पार्टी से डिफेंडेंट की साइड से अगर अपील आ गई, अपील मतलब प्ली आ गई है, अब उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आ गई कि मैं तो डिफेंस लूंगा अपना, तो आनन फानन में और फौरी तौर पर ऑन द वेरी फेस ऑफ इट उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे. कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा उसकी प्ली रिजेक्ट करने से पहले कि भाई उसको डिफेंस नहीं देने देंगे कि हाँ उसके पास लिटरली सब्सटेंशियल डिफेंस नहीं. प्रोवाइडेड हाँ defense to raise or that defense intended to be put up by the defendant is frivolous or vexatious. Provided further that where a part of the amount claimed by the plaintiff is admitted by the defendant to be due from him, leave to defend the suit shall not be granted unless the amount so admitted to be due in deposited by the defendant in the court. Yes, और लेट्स से अगर वो डिफेंस लेने के लिए आ भी रहा है तो जो भी ड्यू अमाउंट है जिसके लिए क्लेम हुआ वो भैया पहले अपना एडमिट करा, ठीक है ना, ताकि कल को कोर्ट को ये पता लगे कि भाई इसके पास तो कोई डिफेंस है ही नहीं, तो जो पैसा आया उसको दो प्लेंटिफ को, ठीक है, केस खत्म करो. समरी है, समरी प्रोसीजर बिल्कुल श्रिंक करके जरा सा प्रोसीजर चलाएंगे. डन हो गया, चलो. सिक्स पढ़ रहा हूं मैं. एट द हियरिंग ऑफ सच समन्स फॉर जजमेंट इफ द डिफेंडेंट हैज नॉट अप्लाइड फॉर लीव टू डिफेंड, अगर डिफेंडेंट ने डिफेंस फाइल करने के लिए अप्लाई ही नहीं किया, या फिर इफ सच एप्लीकेशन हैज बीन मेड रिफ्यूज, या फिर वो एप्लीकेशन जो बनाई थी डिफेंडेंट ने वो रिफ्यूज हो गई, क्या द प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू जजमेंट फोर्थविथ, उसी समय जजमेंट का हकदार हो जाएगा कौन, प्लेंटिफ. If the defendant is permitted to defend as the whole or any part of the claim, the court or judge may direct him to give such security and within such time as may be fixed by the court or judge, and that on यहाँ पर है ना, on failure to give such security within the time specified by the court or judge or to carry out such other direction as may be given has been given by the court or judge, the plaintiff shall be entitled to judgment forthwith. बिल्कुल ठीक बात है जी. चलो अलाउ कर दिया जी कोर्ट ने, क्या चल भाई तू अपना डिफेंस ले ली, बट शर्त क्या है, शर्त यही है जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जमा करा भैया. सही. टॉपिक का नाम क्या है, समरी प्रोसीजर. वो क्या बोल रहा है, मैं तो डिफेंस दूंगा, डिफेंस दूंगा मतलब समरी नहीं चलाऊंगा जी, मैं तो पूरा ट्रायल चल पाऊंगा अपने ऊपर. डन हो गया, तो सिक्योरिटी पहले भरवा लेंगे, क्या बेसिकली वो अमाउंट जिसके लिए केस हुआ, ताकि आगे जाके जब प्रूव हो तो फटाफट से पैसे पकड़ाओ और समरी खत्म करो. नंबर 4, चलो 7 भी पढ़ लो. द कोर्ट और जज में फॉर सफिशिएंट कॉज शोन बाय द डिफेंडेंट एक्सक्यूज द डिले ऑफ द डिफेंडेंट इन एंटरिंग एन अपीयरेंस और इन अप्लाइंग फॉर लीव टू डिफेंड. ठीक है जी, कंडोनेशन ऑफ डिले आ गया है, 10 दिन के अंदर अंदर पेश होगा तो ठीक है, 10 दिन के बाद आता है तो कंडोनेशन ऑफ डिले की लगानी पड़ेगी एप्लीकेशन, बट समरी प्रोसीजर की अलग से लगेगी. कहाँ लगेगी, ऑर्डर 37 रूल 3 सब रूल 7. डन, चलो. नंबर 4, पावर टू सेट असाइड डिक्री. ये लो जी पूरा ही प्रोसेस चला रहे हो, समरी क्या है इसमें. After decree, the court may, under special circumstances, set aside the decree and, if necessary, stay or set aside the execution, and may give leave to defend to appear to the summons and to defend the suit, if it seems reasonable to the court so to do, and on such terms as the court thinks fit. चलो जी, डिक्री आ चुकी है, डिक्री आने के बाद एग्जीक्यूशन चल पड़ा है, ठीक है जी. उसके बावजूद भी लेट्स से अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है कोर्ट के सामने और कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकता है, तो समरी प्रोसीजर के थ्रू आई हुई डिक्री को भी सेट असाइड कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को भी स्टे लगा सकते हैं, और उसको बोल सकते हैं ठीक है भाई तू अपना डिफेंस फाइल कर. जिनमें रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा उसमें रेस्टिट्यूट कर देंगे. लेट्स से अगर पार्शली और होली अगर हो भी गया है कोई टेंशन नहीं, वो रेस्टिट्यूट भी कर देंगे. सही. अब क्वेश्चन बन जाएगा
ऑर्डर 37 रूल 4 और ऑर्डर 9 रूल 13 में क्या फर्क है? केस बन गया? सवाल बना कि नहीं बना? 9 13 में क्या है? यस, ठीक है जी। यहां पर क्या सीन है? एक केस लिख लो जरा इस पॉइंट पे। रजनी कुमार वर्सेस सुरेश कुमार मल्होत्रा। रजनी कुमार वर्सेस सुरेश कुमार मल्होत्रा 2003 सुप्रीम कोर्ट। डिफरेंस देख लेना इसके अंदर। साथ पढ़ लो। Save as provided by this order, the procedure in suits hereunder shall be the same as the procedure in suit instituted in the ordinary manner। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। खत्म खत्म। ऑर्डर 37 से भी है क्या? लिख लो जरा, ये पेंसिल से लिख लो। ऑर्डर 37 ए, सिर्फ हेडिंग लिख लो, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस। ऑर्डर 37 ए क्या है? इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस। ये पिछली बार ही पूछा है। लोक्यूटरी एप्लीकेशन। डिक्टेशन लिखोगे 37 पे? हाँ जी बताओ। ठीक है, इस पे डिक्टेशन कर लेंगे। ठीक है, 3-4 पेज की है, 3 पेज की। ठीक है, क्यों? ध्यान रखो, समरी प्रोसीजर यूं का यूं सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे स्टेट में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, भाई एक्सप्लेन समरी प्रोसीजर, सिविल समरी प्रोसीजर। ठीक है जी, जैसे जितना महत्व समरी प्रोसीजर उसका बीएनएसएस का या फिर सीआरपीसी का था, सेम है। उसमें भी ऐसे टाइप में आता था, इसमें भी सिंपल ब्रीफ ऐसे टाइप में आएगा। ठीक है ना, तो एक प्रो नोट्स लिख लेंगे हम। ठीक है जी, कल की क्लास ऑफ है। ठीक है, हाँ, अगर शाम को लगाने का कोई बच्चा इच्छुक हो तो बता दो। ठीक है, यूं है कि भाई हम दशहरे की छुट्टी करेंगे, क्योंकि दशहरे को शाम की नहीं लगेगी। अब ये बताओ, दशहरे को आना है सुबह? बताओ।